Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the compensatory mechanism of human body in shock. हम शॉक के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है और हमने ये देखा था कि शॉक की फिर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो किस्में हेमोरेजिक शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि अगर हेमोरेजिक शॉक है या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है कि जिसके अंदर ब्लड का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर ब्लड का लॉस हुआ है हेमरेज की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर है और इसके साथ साथ कार्डियक फिलिंग है उसके अंदर डिक्रीज आता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि द रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्यूट ब्लड लॉस, जैसे ही कोई एक्यूट ब्लड लॉस होता है उसका नतीजा क्या होता है, कॉजेज अ फॉल इन सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड कार्डियक फिलिंग। कार्डियक फिलिंग का आपको पता है क्या चीज़ है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी तरीके से फिलअप नहीं होते। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, अब इसका नतीजा क्या है, दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट एंड आर्टेरियल प्रेशर। तो अब अगर वॉल्यूम ब्लड का कम है, ठीक है, कार्डियक फिलिंग सही तरीके से नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जो कार्डियक आउटपुट होगी, जो दिल से खून निकल रहा होगा और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर जा रहा होगा, वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। और इसके नतीजे में जो आर्टेरियल प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड होगा। The body has a number of compensatory mechanisms that become activated in an attempt to restore arterial pressure and blood volume back to normal. अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी के। ठीक है, बॉडी क्या करती है, बॉडी ब्लड को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, ब्लड को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो जब ब्लड रिस्टोर होगा तो डेफिनेटली जो आर्टेरियल प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी रिस्टोर होगा। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं कि जिसकी मदद से बॉडी जो है वो आर्टेरियल प्रेशर को रिस्टोर करती है और ब्लड के वॉल्यूम को रिस्टोर करने की कोशिश करती है बैक टू इट्स नॉर्मल। ओके, जो पहला मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को कहते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सिस। अब हम देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका काम क्या है बेसिकली। Arterial blood pressure is normally regulated within a narrow range with a mean arterial pressure typically ranging from 85 to 100 mm of Hg। जो आर्टेरियल प्रेशर है ब्लड का, उसकी रेगुलेशन अगर हो रही है तो वो बड़ी नैरो रेंज के अंदर होती है, यानी 85 से 100 mm ऑफ Hg के ऊपर। ठीक है, ये है एडल्ट की बात हम कर रहे हैं। It is important to tightly control this pressure to ensure adequate blood flow to organ throughout the body। अब अगर ये प्रेशर 85 से 100 mm Hg के दरमियान है तो इसका मतलब है कि बॉडी को या बॉडी ऑर्गन्स को, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड जो है वो पूरी तरह से मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये प्रेशर 85 mm ऑफ Hg से नीचे चला जाए तो फिर क्या होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड की फराहमी कम हो जाती है, पूरी तरीके से ब्लड की फराहमी नहीं हो रही होती। तो उसका नतीजा क्या होता है कि ब्लड जो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से अपने काम को नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, बैरोरिसेप्टर सेंस द आर्टेरियल प्रेशर। ये जो बैरोरिसेप्टर्स हैं ये इस आर्टेरियल प्रेशर को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि इधर ये 85 से कम है या 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है या नहीं। तो दो किस्म के मैकेनिज्म है, अगर 85 से कम हो गया तब भी ये अपना एक्शन करते हैं और अगर 100 से ऊपर हो जाए तब भी अपना एक्शन करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है। The most important arterial baroreceptor are at the bifurcation of external and internal carotid। ये जो गले में बाएं तरफ आप देखें ना, दाएं तरफ तो हमारी
शेरग होती है। तो अगर बाएं तरफ आप देखें, बाएं तरफ, तो इस जगह पे बिल्कुल एक्सटर्नल और इंटरनल जो केराटिड्स हैं ये क्या हो रही होती हैं, ये तकसीम हो रही होती हैं, बाइफरकेट हो रही होती हैं। एंड इन द एओर्टिक आर्च, और एओर्टिक आर्च के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। आगे चल के एक फिगर में ये चीज़ जो है वो वाजे हो जाएगी। तो बैरोरिसेप्टर्स का आपने याद रखना है कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल केराटिड की बाइफरकेशन पे, जहाँ पर ये तकसीम हो रही हैं, और एओर्टिक आर्च में। ठीक है, ओके। In hypovolemic shock, cardiac output is redistributed from less important organs to the brain and myocardium, both of which are critical for survival. अब क्या होता है कि अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो ये जो कार्डियक आउटपुट है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे तो पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई हो रही है, लेकिन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, और जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, दिल और दिमाग, वहां पर इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, सो दैट कि जो दिल और दिमाग है वो अपना काम भरपूर तरीके से कर सके। अच्छा, अब ये देखें कि रैपिड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या रैपिडली डिक्रीज होता है तो उसका क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्टरी। तो जो आर्टरी की वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। एंड डिक्रीज्ड फायरिंग ऑफ बैरोरिसेप्टर, और जो बैरोरिसेप्टर की फायरिंग है या जो बैरोरिसेप्टर का एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट है, जो दिल से साफ खून निकल रहा है, वो इंक्रीज हो जाता है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन जो कि बॉडी करती है, ठीक है, वो उसका नतीजा क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हमने बेसिकली दो चीज़ों को सही करना है, ठीक करना है। एक तो कार्डियक आउटपुट को ठीक करना है, और दूसरा ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से ठीक हुई, बैरोरिसेप्टर के डिक्रीज्ड फायरिंग से या उसके डिक्रीज्ड एक्शन पोटेंशियल से। और जो ब्लड प्रेशर था वो कहाँ से ठीक हुआ, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन से। ठीक है, द अपोजिट इज फाउंड टू बी ट्रू ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मैंने स्टार्ट में बात की थी 100 mm ऑफ Hg से अगर ये ऊपर जाता है तो इसका फिर एक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल ये होना चाहिए कि बैरोरिसेप्टर्स जो हैं उनकी फायरिंग इंक्रीज हो जाएगी और वेजो डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है नॉर्मल से तो बैरोरिसेप्टर्स का एक्शन पोटेंशियल या बैरोरिसेप्टर की जो फायरिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है और वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। इसके मुकाबले में अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है नॉर्मल से तो बैरोरिसेप्टर भी इंक्रीज करते हैं, उनका एक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है और वेसो डायलेटेशन हो जाती है, यानी आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं। ये देखें यहाँ पर ये एक पिक्चर दी गई है, ये जो है ये एआरटिक आर्च रिसेप्टर्स हैं। ये देखें ये वाले, ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, इनको कहते हैं एआरटिक आर्च रिसेप्टर। ठीक है, ये बेसिकली वो असेंडिंग एऑर्टा है, वो जो दिल के ऊपर इस तरीके से वो बनी हुई होती है। ठीक है, ये गले की तरफ जो ऊपर हेड की तरफ जा रही होती हैं। ये देखें ये राइट एआरटिक आर्च है और ये लेफ्ट सॉरी इंटरनल कैरोटिड है ये वाली, ये राइट एक्सटर्नल केराटिड, ये राइट इंटरनल। इसी तरह ये लेफ्ट एक्सटर्नल केराटिड है और ये लेफ्ट इंटरनल केराटिड। तो ये जो है केराटिड साइनस रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब समझ आ गई आपकी कि बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये जो केरोटिड जहाँ पर तकसीम हो रही होती हैं, बाइफरकेट हो रही होती हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो एआरटिक आर्च है उसकी यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, जो दूसरा मैकेनिज्म है कीमो रिसेप्टर्स का। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये भी एक दूसरे किस्म के रिसेप्टर्स हैं
जो कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? या तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और इसके साथ साथ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और पेरिफेरली ये कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज या एओर्टिक आर्च के अंदर पाए जाते हैं। काम इनका क्या है? काम बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स का है आर्टेरियल ब्लड गैसेस को मेंटेन रखना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेस एबीजी, ये बेसिकली क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पीएच को और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, ठीक है। जबकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पीएच को मेंटेन करते हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। कीमो रिसेप्टर मेंटेन normal arterial blood gases. Their stimulation result in decreased carbon dioxide concentration to relieve brain edema. तो अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली एडिमा भी होगा। तो ये क्या करता है कि ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देता है और जिसकी वजह से जो ब्रेन एडिमा होती है वो रिलीज हो जाती है, रिलीफ हो जाती है। जो तीसरा मैकेनिज्म है वो सर्कुलेटिंग वेसोकंस्ट्रिक्टर एंड रीनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का है कि बॉडी के अंदर कुछ वेसोकंस्ट्रिक्टर जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह सोडियम और वाटर की किडनी के जरिए से रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो ये वो दो मैकेनिज्म हैं कि जिनके जरिए से मजीद जो शॉक है वो कंपेंसेट हो जाता है, ठीक है। In hypovolemic shock, the adrenal gland stimulate the release of कैटेकोलामीन into the blood. ब्लड के अंदर कैटेकोलामीन को जो है वो उसकी रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, विच कॉजेज वेस्कुलेचर एंड रिस्टोर द वॉल्यूम. The kidney release more renin following hemorrhage, leading to increased circulating level of angiotensin II and aldosterone. This causes vascular constriction, enhanced sympathetic activity, stimulation of vasopressin release, activation of thirst mechanism. एक अलग से एक थर्स्ट मैकेनिज्म को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि एक जो चौथा मैकेनिज्म है या पांचवा मैकेनिज्म है, बैरो रिसेप्टर का मैकेनिज्म हो गया, कीमो रिसेप्टर का हो गया, सर्कुलेटिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म है, रीनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का है और उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ थर्स्ट मैकेनिज्म को भी आप उसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, and most importantly increased renal reabsorption of sodium and water to increase blood volume. तो बेसिकली जो सर्कुलेटिंग वेसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं उनके ज़रिए से और रीनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर के ज़रिए से क्या होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कंट्रोल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। दिस रीनल मैकेनिज्म इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग टर्म रिकवरी फ्रॉम ब्लड लॉस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिकवरी अगर है ब्लड लॉस की तो वो जो है वो